बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमा इकराम, अज़ीज़ तलबा और प्यारे हज़रात, हमारे लेवल 1 का आज ये लास्ट सेशन रहेगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद फिर आपको आखिर में इंशाअल्लाह क्या होना है नहीं होना है उस सिलसिले में इंशाअल्लाह आपको तो ऐलानात हो जाएंगे। आज का सेशन मुमकिन है कि थोड़ा 10-5 मिनट के इधर उधर हो जाए, तो बहुत अ, दिलचस्पी के साथ जमे रहें। इम्पोर्टेंट सेशन है। और हम हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दे देते हैं पहले ही कि हमारा ग्रुप कोई ऐसा, इस ग्रुप में कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, और ना मैं हूँ ना हमारा कोई ग्रुप मेंबर में से कोई एनालिस्ट है सेबी रजिस्टर्ड, और ना हमारे ग्रुप में कोई किसी किस्म का कॉल बाय सेल रिकमेंडेशन दी जाती थी ना दी जाती है। किसी तरीके से कुछ भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होते हैं, और हम लोगों का किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी नहीं है। आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस के खुद ही जिम्मेदार होंगे। इसी के साथ हम अपनी बात का आगाज करते हैं। हमारा आज का जो सेशन है उसका नाम है कॉरपोरेट एक्शन। कॉरपोरेट एक्शन किसको कहते हैं, ये इस पर तफसील से इंशाल्लाह हम बात करेंगे इंशाल्लाह। प्रेजेंटेड बाय वहीदुज्जमा, ऑर्गेनाइज्ड बाय 45 नर्चर लर्न ग्रो एंड अपलिफ्ट सोसाइटी। कॉरपोरेट एक्शन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कॉरपोरेट में ऐसा होता है, कॉरपोरेट गवर्नमेंट सुनते हैं, कॉरपोरेट फाइनेंस सुनते हैं। ये कॉरपोरेट क्या होता है? ये जो आम तौर पर जो कंपनीज होती है और जो फाइनेंशियल मुल्क की तरक्की में जिन लोगों का हाथ होता है, मुल्क के स्टेबिलिटी के अंदर, तरक्की के अंदर, माइशियत के अंदर जो इनका किरदार होता है, उन्हें आमतौर पर कॉरपोरेट कहा जाता है। ये बिजनेस सेंस की बात, इस्तेलाह में बोल रहा हूं मैं। तो एक्शन का क्या मतलब होता है? आमल। कॉरपोरेट एक्शन मतलब होता है कि इनका, कॉरपोरेट वालों का कोई आमल। कॉरपोरेट एक्शन का मतलब होगा जो कॉरपोरेट में बैठे हुए हैं उनका कोई अमल। इसको आप यूं समझ लीजिए कि कॉरपोरेट को आसान अल्फाज में समझ लीजिए कि कोई कंपनी या कोई जमात या कोई ग्रुप, इस तरह का कुछ है। समझ रहे? ठीक है। क्या होता है, देखिए, कॉर्पोरेट एक्शन एक ऐसा इवेंट, ये कॉर्पोरेट एक्शन की बात चल रही है, सिर्फ कॉर्पोरेट की बात नहीं हो रही है, कॉर्पोरेट एक्शन की बात हो रही है पूरा। कॉर्पोरेट एक्शन एक ऐसा इवेंट, इवेंट का मतलब तकरीब होता है, जो किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स और उनके शेयर्स को डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है। जो कॉर्पोरेट का जो अमल होता है, किसी एक कंपनी का कोई अमल होगा, इस अमल से क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनके शेयर्स को क्या करता है जी, डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है। ये कॉर्पोरेट एक्शन है। ये कंपनी के कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, और इनका असर कंपनी के स्टॉक प्राइसेस और शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट्स पर भी पड़ता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? जो कंपनी के मैनेजमेंट होती है, कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर कुछ ऊंचे लोग होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो जिनके पास कुछ कुछ फैसला लेने की ताकतें दी जाती है, इनको क्या कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं कि कंपनी में कुछ मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस करना है, इसमें करना है, नहीं करना है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं कंपनी के अंदर,
तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब डिसाइड करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, कंपनी के स्टॉक प्राइस पर क्या होता है, उसका असर होता है। स्टॉक प्राइस पर जब असर होता है, तो जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स पर भी क्या होता है, शेयर होल्डर्स के जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी असर होता है, सुगरा कुबरा, समझे। तो ये हमारा कॉर्पोरेट एक्शन जो है, ये हो गया हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हम हमेशा किसी भी कंपनी की कॉर्पोरेट एक्शन को जरूर देखेंगे, क्या हो रहा है। जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे उस कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन पर हमारी निगाह बहुत जरूरी है। इसलिए कि कॉर्पोरेट एक्शन जो होगा हमारा, कोई भी कंपनी का जब कॉर्पोरेट एक्शन होगा, अगर वो अच्छा है, एक्शन उसका अमल अच्छा है, तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह वाकई में अच्छा रहेगा हर चीज। अगर वो अच्छा नहीं है, कॉर्पोरेट एक्शन क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा रहा, तो कंपनी के स्टॉक्स पर तो असर पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम जैसे शेयर होल्डर्स पर भी क्या होंगे, असर पड़ जाएगा। तो इसलिए कंपनी के शेयर होल्डर्स को हमेशा जरूरी है कि वो कॉर्पोरेट एक्शन पर निगाह रखे। हमने कल जो देखा होगा, एनएससी बीएससी हमने आपको देखने के लिए कहा था। तो ये कॉर्पोरेट एक्शन जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एनएससी की वेबसाइट पर लाइव हो जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल दिखाता हूँ, एक, ये एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक एनएससी देखते हैं हम। चलिए बीएससी भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, एनएससी एनएससी ही देख लेते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट बोलकर पूरा एक ये आ रहा है, एक दिख रहा है आपको। ये देखिए, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट एक पूरा ऑप्शन आ रहा है जिसमें ये पूरा आता है। फिर आगे देखिए, ये देखिए, कॉर्पोरेट एक्शन, ये यहाँ दिख रहा है आपको, पूरा कॉर्पोरेट एक्शन का एक पूरा ये आ रहा है, एनएससी की ओर से दिख रहा है आपको। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, बोर्ड मीटिंग्स, कॉर्पोरेट एक्शन, जिसमें क्या दिख रहा है, अभी आईटीसी का दिख रहा है, परपोज डिमर्जर दिख रहा है, इसका कुछ दिख रहा है, ये कोई एक कामधेनु का है, इसका भी कुछ दिख रहा है। ऐसे ही क्या है, कंपनीज क्या करती है, अपने जो भी एक्शन होते हैं, कंपनीज के जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं, वो इसमें अनाउंसमेंट में या एक्शन में दिखा देते हैं। ठीक है, समझ गए, बात समझ में आई आप हजरात को। हाँ, कॉर्पोरेट एक्शन को सरमायाकारों का रद्द अमल भी कह सकते हैं, सरमायाकारों का रद्द अमल कह सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन से सरमायाकारों के ऊपर रद्द अमल होता है। बट ये बेसिकली क्या होता है, कॉर्पोरेट एक्शन, ये सरमायाकार तो आम पब्लिक होते हैं, शेयर होल्डर्स जितने भी प्रमोटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब मिलकर सरमायाकार होते हैं। लेकिन इसमें कॉर्पोरेट एक्शन में हर कोई हर सरमायाकार एक्शन नहीं ले सकता है, बल्कि जो बोर्ड में के बोर्ड मेंबर्स होंगे, मैनेजमेंट होंगे, और जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, या यूं कह लिए कंपनी के प्रोमोटर्स जो होंगे, वही लोग क्या कर सकते हैं। प्रोमोटर्स किसको कहते हैं, हमने अच्छे से उसको पढ़कर आए हुए हैं। कंपनी के जो प्रोमोटर्स होंगे, वही लोग इसमें क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। और ये एक्शन कहाँ पता चल जाता है, एनएससी बीएससी के वेबसाइट पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। खुलासा क्या है, ये देखिए, कंपनी के प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये कहाँ से आ गया, ये कहीं और डालना था, यहाँ आ गया। इसको आप रद्द ही समझे, यहाँ कुछ भी नहीं इसका काम, ये समझ में आ गया क्या है ये डिविडेंड का हिस्सा है ये। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन, कॉर्पोरेट एक्शन कितने तरीके के होते हैं जी। कॉर्पोरेट एक्शन तीन तरीके के होते हैं। नंबर एक, मैंडेटरी एक्शन, जो क्या है, लाजमी, बिल्कुल इसमें किसी तरह के कोई क्या नहीं है, चौचारा नहीं है, लाजमी है। दूसरा कौन सा है जी, वॉलंटरी,
तीसरा कौन सा है जी? मैंडेटरी विथ चॉइस। अभी ये तीनों एक एक करके सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, मैंडेटरी वो एक्शंस जो शेयर होल्डर्स के लिए जरूरी होते हैं, शेयर होल्डर्स इनकार नहीं कर सकते, जैसे डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस इशू। ये क्या है? मैंडेटरी एक्शन। यानी जब कोई कंपनी अगर क्या करे, एक्शन, कॉर्पोरेट एक्शन किया, उसने एक्शन किया कि किसी कंपनी ने एक्शन ले लिया कि हमारे स्टॉक को स्प्लिट करना है, हमारे स्टॉक का बोनस इशू देना, शेयर होल्डर्स को बोनस इशू देना है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। तो इसमें शेयर होल्डर्स के पास क्या नहीं होता है, कोई चॉइस नहीं होता है कि हम मना कर दे कि नहीं, अब हम नहीं हमें नहीं चाहिए। नहीं, ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि क्या है, करना ही होता है। वो उसको उस पर क्या रहता है, आप चाहो ना चाहो, अगर आप उसके शेयर होल्डर हैं तो आपको, आपके स्टॉक स्प्लिट होकर रहेगा, आपको बोनस मिलकर रहेगा, डिविडेंड मिलकर रहेगा। आपके खुद आपके जात पर कुछ भी नहीं रहता है। वो मैंडेटरी एक्शन है, लाजमी है। दूसरा है वॉलंटरी एक्शन। वो क्या होता है? वो एक्शन जहां शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट का ऑप्शनल होता है। बाईबैक हो गया, राइट इश्यूज हो गए। इसमें क्या होता है कि लाजमी तो नहीं है, आप चाहे तो ले लीजिए, चाहे तो मत लीजिए, आपकी अपनी अपने एतबार से आप फैसला कर लीजिए, आप खुद चॉइस कीजिए कि आपको अगर जरूरत है तो आप ले लीजिए, जरूरत नहीं है तो छोड़ दीजिए आप। समझ रहे? ये ऐसे कोई लाजमी जरूरी नहीं होता, इसको क्या कहते हैं, वॉलंटरी। तीसरी चीज क्या होता है जी? मैंडेटरी विथ चॉइस। ये क्या है? लाजमी तो है लेकिन उसमें कुछ चॉइस रहते हैं। वो एक्शंस जो मैंडेटरी होते हैं लेकिन शेयर होल्डर्स के पास कुछ चॉइसेस होते हैं, जैसे मार्जर्स एंड एक्विजिशन। यानी कि कंपनी ने डिसाइड तो कर लिया है, ये ऊपर वालों में भी जो ऊपर के जो पहला एंड दूसरा जो है, इसमें भी सेम है, बट इसमें कैसे, अगर आप बने रहेंगे ना तो क्या है, तो मतलब वो जो डेट जो रहता है, एक अभी बता देंगे इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पर जो मैंडेटरी विद चॉइस है ना, जो कंपनी क्या नहीं करती है, नहीं मार्च करती नहीं, है होगा वो होगा, रुको। तुम जो अरे भाई डरा दिए मुझे अचानक। काम पे उठा मैंने, क्या हो गया? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। अल्लाह। आप हजरात प्लीज म्यूट, माइक ऑन ना कीजिए बराए करम अल्लाह के लिए। अगर लग रहा है कि मेरे हाथ से माइक ऑन हो जाएगा तो मोबाइल को जरा दूर रख दीजिए। समझ रहे हैं? क्योंकि अभी मैं पूरा काम के उठा, बहुत डर गया, बोला क्या होगा, नहीं नहीं करके उठे मोड़ा। गलती से ही हुआ होगा, जानबूझ के तो नहीं किए होंगे। ठीक है। मैंडेटरी विद चॉइस में क्या होता है, सबसे पहले हम मार्जिन को समझते हैं। मार्जिन क्या होता है कि दो कंपनी आपस में एक हो जाती है, मर्ज उसको कहते हैं, मर्ज होना, मर्जर। तो दो कंपनी क्या हो जाती है, आपस में एक हो जाती है। डिमर्ज अलग अलग हो जाती है। समझ रहे? एक्विजिशन में भी ऐसे ही कुछ कंपनी क्या करती है, एक्वायर कर लेती है। एक्वायर किसको कहते हैं वो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, कि कंपनी ने कुछ क्या कर लिया, अपने से खरीद लिया, उठा लिया, पूरी कंपनी को बाई कर लिया। इसको ये सब क्या है, एक्विजिशन कहलाया जाता है। इसमें क्या होता है, आपके ऊपर चॉइस होता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा है, कंपनी का अनाउंसमेंट आया है कि जैसे आपने वहां देखा होगा, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट और कॉर्पोरेट एक्शन दो अलग अलग है। तो कंपनी की उसमें क्या होता है, कॉर्पोरेट एक्शन में या अनाउंसमेंट में, दोनों में आ जाते हैं ये, कि हम लोग दो कंपनी मिलकर क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ देखिए, ये यहाँ पर आपको याद होगा, ये देखिए एक कंपनी का था आईटीसी। पर्पज क्या है, डिमर्ज। दो कंपनी अलग अलग हो रहे हैं, कौन कौन से, और इसका एक्स डेट भी है, रिकॉर्ड डेट भी है। ये सारे क्या हो जाते हैं, इस तरीके से इनके फैसला रहता है। तो अब क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो पहले ही निकल लीजिए, बोले कि भाई मैं इस तरीके के क्या नहीं है, हिस्सेदार नहीं बन सकता हूं मैं। समझे? अब ओके, चलिए आगे देखते हैं इंशाल्लाह। अब सबसे पहला, डिविडेंड क्या होता है। कॉर्पोरेट एक्शन में बहुत सारी चीजें आती है। एक तो है डिविडेंड है, हमने वहां पर देखे थे ना, डिविडेंड है, स्टॉक स्प्लिट है, बोनस इशू है, राइट इशू है, बाईबैक है। समझ रहे? मर्जर और एक्विजिशन है, इसकी बात तो हमने कर दिए।
तो ये डिविडेंड क्या होता है? सबसे पहले डिविडेंड क्या है? डिविडेंड्स कहते हैं प्रॉफिट के एक हिस्से को, हम जो कमाते हैं उसके एक हिस्से हो, कमाई का, कंपनी जो कमाती है उस कमाई का जो प्रॉफिट है, मुनाफा जो होगा। एक तो कंपनी जो कमाती है, कमाने के बाद बहुत सारी चीजें, उसमें खर्च बहुत रहते हैं, जाहिर सी बात है, जो जिसमें सबसे पहले तो वो अपना कॉस्ट जो प्राइस है वो निकालेगा, फिर उसमें जो लोगों के खर्चे निकालेगा, कंपनीज के जो एम्प्लॉयज है उनके खर्चे निकालेगी, फिर मैनेजमेंट के खर्चे होंगे, गाड़ी गाड़ी के तेल पेट्रोल ये लाइट बिल वगैरह, ये सारे बहुत सारे खर्चे रहते हैं। ये सारी चीजों के बाद जो बचता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट कहलाया जाता है उसको, समझ रहे? तो उसका जो हिस्सा एक पार्ट होता है, उसके एक पार्ट को क्या कहलाता है? डिविडेंड। अभी देखिए, जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में क्या कर सकती है? बांट सकती है, तकसीम कर देती है। उसके लिए लाजमी नहीं है, कंपनी के लिए ये लाजमी नहीं है कि वो डिविडेंड दे, लेकिन अच्छे कंपनीज की अलामत होती है कि वो डिविडेंड देती है। अच्छी कंपनियां जो होती है वो क्या करती हैं? डिविडेंड दिया करती है। तो कंपनी के जब प्रॉफिट कमा रही होती है तो वो क्या करती है? अपने शेयर होल्डर्स को भी देती है, वो प्रॉफिट का हिस्सा देती है। एक तो शेयर होल्डर्स को, एक तो ये तरीका हो गया कि शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट जो शेयर का जो प्राइस ऊपर जा रहा है उस हिसाब से कमाते हैं, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि प्राइस के कमाने के साथ साथ शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? उनको बोनस इशू मिलते हैं, उनको डिविडेंड मिलते हैं, उनको क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती रहती है। तो ये शेयर होल्डर्स को अच्छी कंपनियां क्या करती रहती रहती है। तो डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का एक हिस्सा है, समझ रहे? कंपनी के प्रॉफिट में से तकसीम किए हुए इसी हिस्से को क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। यानी जब कोई कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट सकती है। तो इसी हिस्से को क्या कहते हैं? इसी जो तकसीम करने वाला जो हिस्सा है, इसी को क्या कहते हैं? डिविडेंड। ठीक है। डिविडेंड्स का क्या है? अब प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर, डिविडेंड्स को और आसान अल्फाज में, प्रॉफिट्स का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसको आप एक लफ्ज में अगर कहेंगे, डिविडेंड्स किसको कहते हैं? कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा जो क्या किया जाता है, कंपनी, पूरी प्रॉफिट नहीं, बल्कि एक प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, तकसीम किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड। अभी ये देखिए, ये कौन है? कंपनी है पूरी, ये पूरी कंपनी है ये, ठीक है। और ये कंपनी का प्रॉफिट है, समझ लीजिए इसको कितना है? 10 लाख रुपया। इसको क्या है समझ लीजिए? 10 लाख रुपये कंपनी का प्रॉफिट हुआ। अब ये कौन लोग हैं? शेयर होल्डर है ये। अब कंपनी चाह रही है कि भाई मैं क्या करता हूं, मैं 10 लाख में से क्या करता हूं, मैं 2 लाख रुपए 20% क्या कर देता हूं मैं। ऐसा जरूरी नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मिसाल समझिए कि मैं क्या करता हूँ, 2% को क्या कर देता हूं मैं, हदिया कर देता हूं मैं। हदिया से, अभी डिविडेंड को हदिया समझ लीजिए आप, तो शेयर होल्डर्स में तकसीम कर देता हूँ, बांट देता हूँ, हदिया कर देता हूँ। तो इस डिविडेंड को क्या कहते हैं? ये जो डिविडेंड है, यही क्या है? ये जो प्रॉफिट का जो हिस्सा दे रही है, इसी को क्या कहते हैं? डिविडेंड। अभी ये 10 लाख में से ये जो 2 लाख है जो दे रही है कंपनी, प्रॉफिट का हिस्सा जो दे रही है, इस हिस्से को क्या कहते हैं? डिविडेंड। जो किसको दे रही है? शेयर होल्डर को। समझ में आ गया? कंपनी का, कंपनी के प्रॉफिट के कुछ हिस्सा जो क्या कर किया जाता है, शेयर होल्डर्स को तकसीम किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? माशाल्लाह। ओके, बहुत अच्छा। ओके। जो है डिविडेंड को अक्सर कंपनी के फेस वैल्यू के परसेंट के तौर पर दिया जाता है, बताया जाता है। जब कंपनी अनाउंसमेंट करती है ना, डिविडेंड देगी, अभी जैसे मिसाल के तौर यहाँ पर है, क्या देख लेता हूं मैं, इसी कंपनी के एक्शन पे डिमर्जर है, फेस वैल्यू, सब डिवीजन है, राइट इश्यूज है, डिविडेंड के बारे में कुछ है क्या, देख लेते हैं हम।
नहीं है, चलिए ऐसे मिल मिल जाएगा यहाँ पर। ये देखिए, इसमें अगर डिविडेंड देते तो यहाँ पर दिख जाता था पर्पोज क्या है। ये पर्पोज में दिखाता है क्या है नहीं है। चलिए कोई मसला नहीं, हम जहाँ थे वहीं चलते हैं हम। जब कोई भी कंपनी अनाउंसमेंट करती है कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, तो वो क्या करेगी? 10% डिविडेंड देंगे, 5% डिविडेंड देंगे, 100% डिविडेंड देंगे, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करती रहती है। तो वो जो अनाउंसमेंट होती है ना, वो अनाउंसमेंट किस बुनियाद पर होती है? फेस वैल्यू की बुनियाद पर होती है। फेस वैल्यू के परसेंटेज के ऊपर होती है। यानी जितना फेस वैल्यू एक कंपनी का अगर 10 रुपया है, और कंपनी कह रही है 100% डिविडेंड देगी, तो कितना देगी? 10 रुपया। अगर कंपनी कह रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, 1000% दे रहा हूँ, तो कितना होगा? 1000 पकड़ लीजिए, 100 रुपये पकड़ लीजिए, जो भी रहेगा। तो कंपनी की क्या होती है? फेस वैल्यू के परसेंटेज के ऊपर होती है। फेस वैल्यू कहाँ पता चलता है? कंपनी के फंडामेंटल जब देखते हैं तो वहां पर पता चल जाता है। अभी मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक वेबसाइट है जिसका नाम है screener.in, SCREENER। ये देखिए, screener.in। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको गेट फ्री अकाउंट। तो आप गेट फ्री अकाउंट करेंगे तो आपको दिख जाएगा। बट मेरे पास अकाउंट पहले से बने हुए हैं, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा ये कर रहा हूँ, उसमें जा रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी को हम देखते हैं फेस वैल्यू कहाँ दिखाता है, तो हम देखते हैं रिलायंस। ये रिलायंस इंडस्ट्री इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ी कंपनी है और इसके ऊपर कोई ये नहीं आएगा। अभी आपको यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू दिख रहा है ना? फेस वैल्यू आमतौर पर कंपनीज के 10 रुपया और 10 रुपया वगैरह होता है। ऐसे ही जब सामने आ जाएगा, सामने यहाँ सर्च करेंगे कंपनी के बारे में, जैसे मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, टाटा मोटर, ये टाटा मोटर आ गया सामने, मैं क्या करता हूँ, इसका देखता हूँ। इसका फेस, ये सामने आ गया कंपनी मेरे सामने, और इसमें जो है फेस वैल्यू कितना है इसका? 2 रुपया है फेस वैल्यू। समझ रही? अब अगर कोई कंपनी कहती है मैं 100%, टाटा मोटर्स अगर कहती है कि मैं 100% क्या दूंगा, मैं 100% डिविडेंड दूंगा, तो कितना? 2 रुपये डिविडेंड देगी। 100% मतलब 2 ही रुपये डिविडेंड देगी। अगर वहीं अगर रिलायंस के है कि 100% डिविडेंड दोगे, तो कितना? 10 रुपये डिविडेंड होगी। बात समझ में आ गई? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह। फेस वैल्यू कंपनी की वो प्राइस होती है, कंपनी की वो कीमत होती है। प्राइस का मतलब कीमत। वो कीमत होती है जब कंपनी पहले दिन लिस्ट होती है। जब कंपनी क्या होती है, डे वन को, फर्स्ट डे जब लिस्ट होती है, उस दिन शेयर की एक असल कीमत डिसाइड होती है। एक उसका हकीकी कीमत डिसाइड होती है, तय होती है। असल कीमत डिसाइड होती है। इस प्राइस को क्या कहते हैं जी? फेस वैल्यू कहते हैं। इसी प्राइस को क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। कंपनी जिस दिन लिस्ट हो रही है, मिसाल के तौर पर कंपनी लिस्ट हो रही है 10 जनवरी को, ठीक है? अब 10 जनवरी को, 10 जनवरी को लिस्ट हो रही है कंपनी। अब उसने क्या कहा कि हम कंपनी का एक क्या करते हैं, एक असल कीमत लेते हैं हम। उस असल कीमत क्या लेंगे हम? 10 रुपये ले लेते हैं कंपनी के। हमारे हर शेयर का एक फेस वैल्यू क्या बनाते हैं? 10 रुपया। अब ये क्या हो, फेस वैल्यू असल में क्या होती? कंपनी की जो शेयर्स है उसकी असल कीमत होती है। याद रखना, अगर कोई कंपनी धोखा देकर भाग जाए, या फिर कुछ हो, विजय माल्या के जैसे, या फिर जैसे नीरव मोदी वगैरह जैसे थे ना, अगर कोई कंपनी मतलब खत्म ही हो गई,
तो आपको कंपनी का क्या मिलेगा? कंपनी का प्राइस अगर है, कंपनी के शेयर प्राइस अगर 100 रुपया है, समझ रहे, और कंपनी के फेस वैल्यू अगर 10 रुपया है, तो आपको 100 रुपये नहीं मिलेगा, फेस वैल्यू के ऊपर आपको मिलेगा। यानी आपका अगर 10 शेयर है तो 100 रुपया मिलेगा, फेस वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। अगर कंपनी के फेस वैल्यू 2 रुपया है तो आपको उसी हिसाब से मिलेगा, समझ रहे। ओके। अगर कंपनी अनाउंस करे कि 100% डिविडेंड देगी और उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज हो, तो इसका मतलब है कि कंपनी 10 रुपये डिविडेंड देगी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिविडेंड क्या होती है जी? डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आती है, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें नहीं आएगा, बल्कि किसमें? जो आपका बैंक अकाउंट जो है उसी में डिविडेंड आती है, समझ रहे। किसी कंपनी का डिविडेंड उसी टाइम मिलेगा जब उस कंपनी के शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में पहले से मौजूद हो, समझ रहे। जब हमारे डीमेट अकाउंट, ये लफ्ज देखिए यहां पर अच्छे से देखिए, डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट, यानी अगर हमने आज अगर शेयर, अगर कंपनी को आज ही के दिन अगर क्या है, रिकॉर्ड डेट माना जाए, तो और आज ही हमने खरीद रहे हैं, तो वो क्या नहीं आएगा, हमारे डीमेट में तो आना ही नहीं है। क्योंकि डीमेट में आने में कुछ शेयर्स होते हैं जो 1 दिन लगता है, कुछ शेयर्स होते हैं जो 2 दिन लगते हैं। तो यानी कि जो डीमेट, यानी एक शेयर्स का डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होने में जितना वक्त लगता है, समझ रहे, ट्रांजैक्शन होने में जितना वक्त लगता है, उसी को क्या कहेंगे, उससे पहले पहले आपको लेना है। यानी वो डेट से जो डेट रहेगा कंपनी का, उस डेट से पहले पहले आपको लेना पड़ेगा। डिमेट अकाउंट में पहले से मौजूद होना जरूरी है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में होना काफी नहीं है। क्योंकि हम जब कोई शेयर लेते हैं, हमने क्या किए, एबीसी कंपनी के शेयर लिए, तो डे फर्स्ट, सबसे पहले पहला लम्हा जो होगा वो क्या होगा, हमारा ब्रोकिंग अकाउंट में आएगा, ब्रोकिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। बीए मतलब ब्रोकिंग अकाउंट। सबसे पहले वो कहाँ आएगा, ब्रोकिंग अकाउंट में। फिर ब्रोकिंग अकाउंट से, ब्रोकिंग अकाउंट के है या ट्रेडिंग अकाउंट के है, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं आप उसको। फिर वहां से क्या जाएगा, 1 दिन के बाद, या कुछ कुछ शेयर्स होते हैं जो 2 दिन के बाद कहाँ जाते हैं, डीमेट अकाउंट में। कहाँ जाएंगे वो, डीमेट अकाउंट में, समझ रहे। ये चीज अगर आपको यहां समझ में आ गई तो आगे बात समझ में आ जाएगी, आगे वाले स्लाइड की बातें बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। यहां तक समझ में आ गई बात आपको? जी। अभी देखिए, हमारा डिमेट अकाउंट, डिविडेंड किसको कहते हैं ये हमने पहले ही बता दिया। अभी देखिए, कंपनी के फेस वैल्यू का जो परसेंटेज रहेगा, कंपनी के फेस वैल्यू का जो परसेंट रहेगा, उसी परसेंट के मुताबिक आपको डिविडेंड मिलेगा, ये एक बात तय है। और उसके लिए जरूरी है कि आपके डिमेट अकाउंट में पहले से वो स्टॉक मौजूद हो, वो स्टॉक पहले से मौजूद हो। अभी डिविडेंड क्या है, ये कंपनी, पूरी कंपनी का जो है क्या है, ये प्रॉफिट है, ये पूरा। अब इतना हिस्सा क्या कर रही है कंपनी, डिविडेंड दे रही है, समझ लीजिए, समझ रही है। छोटा सा टुकड़ा क्या कर रही है कंपनी, डिविडेंड में तकसीम कर रही है, अब इसको पूरा डिविडेंड दे रही है, पकड़ के चलिए। तो कंपनी जब भी डिविडेंड देती है, या कॉर्पोरेट एक्शन कुछ भी होता है ना, कॉर्पोरेट एक्शन जितने भी होते हैं, इन सब में एक कॉमन चीज होती है, इसके अंदर 4 अलग अलग डेट होते हैं। पहले एक डेट होता है जिसको अनाउंसमेंट डेट कहते हैं, फिर एक्स डेट होता है, एक रिकॉर्ड डेट होता है, एक पेमेंट डेट होता है। ये 4 किस्म के डेट होते हैं, इन डेट को समझना जरूरी है। सबसे पहले कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है, तो उसका क्या होता है, सबसे पहले एक अनाउंसमेंट होगा कि हम क्या करेंगे, हमारी ए बी सी कंपनी क्या करेगी, हमारी ये ए बी सी कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड देगी, एक अनाउंसमेंट करेगी वो। अब वो जिस दिन अनाउंसमेंट करेगी उस दिन को क्या कहते हैं, अनाउंसमेंट डेट,
ऐलान की तारीख, तारीख ऐलान, ऐलान की तारीख, ठीक है। अनाउंसमेंट डेट वो डेट होती है जब कंपनी डिविडेंड देने का अनाउंस करती है। दूसरा क्या है जी, रिकॉर्ड डेट। अब इसको थोड़ा बाद में समझेंगे, इसके पीछे एक रीजन है, मैं बताता हूँ। दूसरा क्या है जी, रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट कौन होती है कि वो डेट जिस पर डिमेट अकाउंट में कंपनी के शेयर्स होते हैं, कंपनी उन्हें डिविडेंड देती है। यानी कंपनी जब अनाउंस करेगी, मिसाल के तौर पर ये ए बी सी कंपनी है, इसने ऐलान किया 1 तारीख को, एक जनवरी को, 1 जनवरी का ऐलान किया और कहा कि 6 जनवरी को, 6 जनवरी को जिन लोगों के अकाउंट में, जिनके अकाउंट में क्या मिलेगा, 6 जनवरी को जिनके डिमेट अकाउंट में हमारा एबीसी कंपनी का शेयर मिलेगा, उनको हम क्या देंगे, डिविडेंड देंगे उन्हें। अब 6 जनवरी को जब देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 जनवरी को खरीदना है, बल्कि उससे, वो क्या है, रिकॉर्ड डेट है। यानी उस दिन, जिस दिन अनाउंस, रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है कंपनी, तो उस दिन क्या होती है, कंपनी रिकॉर्ड डेट के मुताबिक क्या करती है, देखती है कि किस किसके डिमेट अकाउंट में हमारे शेयर्स मौजूद है, उन्हीं को देती है। अगर वो वक्त गुजरने के बाद आप ले रहे हैं तो आपको डिविडेंड या कॉर्पोरेट एक्शन का हिस्सा बनने के लायक आप नहीं रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्स डिविडेंड रिकॉर्ड डेट से ठीक एक दिन पहले होता है, रिकॉर्ड डेट से, क्योंकि हमने रिकॉर्ड डेट समझ लिया ना अभी, रिकॉर्ड डेट इसको कहते हैं। तो रिकॉर्ड डेट से ठीक एक दिन पहले होता है। अगर हमें किसी कंपनी के डिविडेंड चाहिए हो तो शेयर्स को क्या करेंगे, एक्स डिविडेंड से एक दिन पहले बाय करना है, समझ रहे। अगर कंपनी जब अनाउंस करेगी डिविडेंड चाहिए और उसने अनाउंस कर दिया कि 6 तारीख के, जिनके 6 तारीख को जिनके अकाउंट में पैसा रहेगा, जिनके अकाउंट में पैसा कर, जिनके डिमेट अकाउंट में हमारा शेयर होगा, उनको हम क्या करेंगे, शेयर्स के मुताबिक उनके डिविडेंड देंगे हम उन्हें। अब जब डिविडेंड देंगे तो रिकॉर्ड डेट 6 जनवरी था हमारा, ये 6 जनवरी रिकॉर्ड डेट है। तो कंपनी अपने अपने एतबार से देगी, उसकी जरूरी तो नहीं है कि हमारे डेट के हिसाब से, कंपनी अपने एतबार से देती है वो। तो जो डेट उसका रिकॉर्ड डेट होगा, उससे एक दिन पहले कौन सा तारीख है, 5 जनवरी। रिकॉर्ड डेट से ठीक एक दिन पहले को क्या क्या किसको क्या कहते हैं, इसको रिकॉर्ड डेट से ठीक एक दिन पहले को एक्स डिविडेंड डेट कहते हैं, एक्स डेट कहते हैं उसको, एक्स डिविडेंड कह लीजिए। यहाँ तो मैंने डिविडेंड की बात कर रहा हूं तो इसलिए एक्स डिविडेंड कह रहा हूं, और ना एक्स डेट कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, एक्स डेट, ठीक है। तो ये एक्स डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट से जस्ट एक दिन पहले को क्या कहते हैं, एक्स डेट, याद रहेगा। अब तीसरा, पेमेंट डेट, वो डेट होते हैं जिस दिन कंपनी का डिविडेंड बैंक में आता है। यानी जब कोई कंपनी अनाउंस करेगी तो हर चीज को अनाउंस करती है, अनाउंसमेंट के साथ साथ वो ये भी कह देती है कि उसका रिकॉर्ड डेट क्या रहेगा, उसका पेमेंट डेट क्या रहेगा। कि पेमेंट डेट ऐलान नहीं भी करता है तो 45 दिन से 90 दिन के अंदर मिल जाता है, 45 से 90 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं, अगर उसने कैंसिल नहीं किया है तो। कभी कभार अगर कैंसिल भी हो जाता है, कंपनी कहती है कि नहीं हमने ऐलान तो कर दिए थे, लेकिन इस बार हम ये क्या कर रहे हैं, इसका ये, हाँ, प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं, हम नहीं दे रहे। तो ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो पेमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन क्या करती है कंपनी का डिविडेंड बैंक में आता है। अगर पेमेंट डेट डिक्लेयर नहीं किया है कंपनी ने तो 45 से 90 दिन आमतौर पर लग जाता है। लेकिन इसमें एक डेट तय होता है, रिकॉर्ड डेट, ये तो 100% रहता है। एक्स डेट भी कभी कभार नहीं दे तो भी उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड डेट, आपको रिकॉर्ड डेट मालूम होना चाहिए, रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले वाला डेट जो होगा वो क्या होता है, एक्स डिविडेंड डेट। डिविडेंड देना या नहीं देना ये कंपनी का अपना डिसीजन है, इसमें हमारे शेयर होल्डर्स का कुछ भी नहीं है, कोई भी किसी किस्म की कोई मुदाखलत हम इसमें नहीं कर सकते हैं। ये कंपनी की अपनी, कंपनी का अपना फैसला है, चाहे तो वो दे, चाहे तो वो नहीं दे, उसकी अपनी पसंद है वो, ठीक है। ओके, भी अनाउंसमेंट डेट फिर से मैं बता रहा हूँ, वो डेट होती है
जब कंपनी डिविडेंड देने का अनाउंस करती है, देखिए कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड जल्द आ रहा है, जल्द आ रहा है, जल्द आ रहा है बोलकर। ये इसलिए बार बार समझा रहा हूं क्योंकि ये बुनियाद है। ये चार चीजें आपके समझ में आना जरूरी है। अनाउंसमेंट डेट, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट। ये चार चार चीजें आपके समझ में आना जरूरी, इसलिए बार बार मैं इसको समझा रही हूँ। सारे कॉर्पोरेट एक्शंस का एक जैसे ही होता है, बस सिर्फ यहाँ डिविडेंड की बात हो रही तो डिविडेंड का नाम आ रहा है बार बार। के अनाउंसमेंट डेट में क्या होती है, कंपनी आके आवाज लगाएगी ऐसे माइक लेके, आपके घर के सामने, मोहल्ले के सामने सामने गुजरती है, गुजर गुजर के कहती रहती है हमारा डिविडेंड आ रहा है, फला तारीख को हमारा डिविडेंड है, फला तारीख को हमारा रिकॉर्ड डेट है। ऐसा अनाउंसमेंट करती रहती है। रिकॉर्ड डेट पर जिनके डिमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर्स होते हैं, कंपनी उन्हें डिविडेंड देती है। जैसे ये कंपनी है, अब मुझको डिविडेंड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, शेयर्स जो है एक्स डेट से एक दिन पहले खरीद लूंगा। एक्स डेट से एक दिन पहले खरीद लूंगा। ये एक्स डेट इसलिए समझाया जा रहा है, ये बाद में रिकॉर्ड डेट को पहले, ताकि रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले एक्स डेट होता है, ये हमारी समझ में आ जाए। तो जिस दिन डिमेट, रिकॉर्ड डेट के दिन अगर हमारे डिमेट अकाउंट में हमारे शेयर्स अगर मौजूद होंगे, तो क्या नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने वाली है, हमें हिस्सा मिल जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे पास रिकॉर्ड डेट भी मालूम होना चाहिए, और रिकॉर्ड डेट के वक्त हमारे डिमेट अकाउंट में वो शेयर का मौजूद होना जरूरी है, वरना हमें नहीं मिलेगा। ओके। एक्स डिविडेंड रेट रिकॉर्ड डेट से ठीक एक दिन पहले होता है। अगर हमें किसी कंपनी का डिविडेंड चाहिए हो, तो शेयर्स को एक्स डेट से एक दिन पहले बाय कर सकते हैं। अभी जैसे मिसाल के तौर पर ये एक इन्वेस्टर साहब है, जेंटलमैन है, इन्होंने क्या कहा, कंपनी ने ऐलान कर दिया कि फला दिन जो है हम डिविडेंड लेके आ रहे हैं, हम डिविडेंड देने वाले हैं। अब ये इन्वेस्टर साहब ने क्या कहा कि भाई मुझे भी क्या चाहिए, मुझे भी चाहिए, अपने डिविडेंड चाहिए इस कंपनी का। तो वो क्या करेंगे, एक दिन पहले, रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। समझ रहे? फिक्स डिविडेंड डेट को क्या कर लेंगे, और सॉरी, एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले चाहिए, यानी रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले आपको लेना पड़ेगा। कोई भी कंपनी के शेयर्स अगर चाहिए तो रिकॉर्ड डेट से कम 2 दिन पहले लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये एक्स डिविडेंड है, रिकॉर्ड डेट से ठीक एक दिन पहले। और एक्स डिविडेंड से एक दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर्स लेना पड़ेगा। यानी अगर 6 जनवरी रिकॉर्ड डेट है, तो 4 जनवरी को आपके पास शेयर्स को खरीदना पड़ेगा 2 दिन पहले, तब जाके आपको मिलेगा। वहां जो एग्जाम्पल दिखाया मैंने, वो एग्जाम्पल रॉन्ग हो गया, याद रखिए इसको, ले लीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छे से है, रिकॉर्ड डेट से ठीक एक दिन पहले एक्स डिविडेंड से एक दिन पहले क्या करना पड़ेगा, हमें बाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी अगर मैं पहले वाला जो मैंने बताया वो भी अपनी जगह सही हो जाएगा। अगर कोई शेयर्स क्या है, T+1 है, T+1 है, तो उसके मुतालिक कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जहां T+2 है, जिन कंपनीज में T+2 होती है, तो उसमें आपको एक्स डिविडेंड से एक दिन पहले लेना पड़ेगा। लेकिन जो T+1 है, तो उसमें 6 तारीख से रिकॉर्ड डेट है, 5 तारीख को आप ले लीजिए, कोई मसला नहीं। समझ रहे हैं? तो उसमें परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो आमतौर पर मैं एक, क्या कहेंगे ना, आमतौर पर जो होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी एक मिसाल हमने ले लिए, ताकि T+2 वाले भी इसमें शामिल हो जाए। अच्छा, जब हम लोग ये स्लाइड बना रहे थे, उस वक्त T+1 का कंसेप्ट नहीं था। ये T+1 का कंसेप्ट उसी दरमियान ही आया है, उसके बाद ही आया है ये। ओके। पेमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन कंपनी का डिविडेंड बैंक में आता है, खत्म। ओके। अब दूसरा क्या है, स्प्लिट। स्प्लिट किसको कहते हैं, तकसीम करने को। स्प्लिट का नाम क्या है, तकसीम करने को स्प्लिट कहते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन में दूसरा क्या होता है जी, स्प्लिट। कॉर्पोरेट एक्शन में दूसरे नंबर पर क्या है, स्प्लिट। स्प्लिट का माना क्या है, तकसीम करना, डिवाइड करना। ये हमारा, समझ लीजिए, घर है, इस घर को 2 टुकड़ा कर दिए तो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। ये देखिए, एक शेयर स्प्लिट, जब किसी कंपनी के शेयर्स बहुत महंगा हो जाता है,
और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि अपने शेयर्स की वैल्यू कम करना चाहिए या लिक्विडिटी बढ़ाना चाहिए, तो स्टॉक को स्प्लिट कर देते हैं। यानी एक कंपनी है, ये हमने एक एग्जांपल लिए है, 50 रुपये वाला एग्जांपल लिए है। हालांकि ये एग्जांपल क्या नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है, बल्कि एक मिसाल है ये। अभी जैसे मिसाल की तो एमआरएफ का शेयर है। अब एमआरएफ का शेयर्स का प्राइस ही 1 लाख 1.5 लाख रुपए शेयर्स का प्राइस है। अब उसमें कहाँ से कौन खरीदेगा वो? तो अगर कभी कंपनी को लगता है कि भाई हमारा स्टॉक बहुत महंगा हो गया है, तो हम एक काम करते हैं, उसको जरा सस्ता कर देते हैं। जरा उसको सस्ता कर देते, तो सस्ता करने का तरीका क्या होगा? एक स्टॉक को टुकड़ा टुकड़ा कर दो, तकसीम कर दो। तो अभी ये देखिए, ये जो स्टॉक है आपके सामने, ये वाला जो स्टॉक है कितने का है ये? 50 रुपये का स्टॉक है ये। कितने का? 50 रुपये का स्टॉक है ये। समझ रहे? ये वाला स्टॉक कितने का है? 50 रुपये है। अभी ये 50 रुपये लग रहा है, कंपनी को लग रहा है कि बहुत बड़ा हो गया हमारा स्टॉक। हम क्या करना चाहिए हमें? इसको दो टुकड़े में तकसीम कर देते हैं। तो दो टुकड़े में तकसीम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 रुपये, 25 रुपया। यानी जिसके पास पहले एक शेयर रहा होगा उसको अब दो शेयर दिखेगा, लेकिन वैल्यू उतना ही रहेगा। समझ रहे? पैसा उतना ही रहेगा, लेकिन दिखेगा क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा दिखेगा। पैसा तो उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि पैसा बढ़ गया हो। समझ रहे? नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी। लेकिन शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। पहले 50 रहा है, अब 25 हो गए। शेयर की वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। तो स्प्लिट किसको कहते हैं? जब किसी कंपनी के शेयर्स बहुत महंगा हो जाता है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि अपने शेयर्स की वैल्यू कम करना चाहिए या लिक्विडिटी बढ़ाना चाहिए। लिक्विडिटी बढ़ाना मतलब क्या है? उसके अंदर बायर एंड सेलर को बढ़ाना चाहिए। लिक्विडिटी अगर कम होता है तो लोग क्या होते हैं, उसमें बाई सेल करने को पसंद नहीं करते हैं। यानी खरीद लिए तो बेच नहीं पाएंगे, बेच लिए तो खरीद नहीं पाएंगे। तो ऐसा हो जाता है। तो लिक्विडिटी क्या कहते हैं? तरी को लिक्विडिटी कहते हैं। मैंने बीच में एक दिन समझाया भी था लिक्विडिटी किसको कहते हैं। तो ये लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए अभी इसको 50 के जगह आप क्या कर हम क्या कर लेते? 5,000 रुपये स्टॉक की क्या कीमत पकड़ लेते हैं? 5,000। चलिए, 50 रुपये यहाँ पे दिख रहा है, 5,000। अब 5,000, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनका टोटल क्या है, टोटल पोर्टफोलियो 20,000 का होगा। वो 20,000 का जिसका पोर्टफोलियो है, वो 20,000 के पोर्टफोलियो वाला बंदा क्या करेगा? वो कितना शेयर खरीद सकता है? 5,000 का 4 ही शेयर खरीद पाएगा वो, उससे ज्यादा खरीद नहीं सकता। तो कंपनी को लग रहा है यार ये 5,000 बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, 20,000 से सिर्फ 4 ही शेयर खरीद लिए, उसको तकसीम कर देते हैं 5 हिस्से में। तो 5 हिस्से में तकसीम हो जाएगा तो कितना होगा? डिवाइडेड बाई क्या है? 5। अब कितना हो जाएगा एक शेयर की कीमत? कोई बताएगा? लिख के बताइए। 1,000। यस। 1,000 कैसे होगा? हाँ अच्छा, 1,000 मतलब 1 लाख। 1 लाख नहीं, 1 करोड़ हो रहा है। 1 करोड़ भी नहीं, ज्यादा हो रहा है। तो 1,000, 1,000 ओके, सही है। 1,000 हो जाएगा ना? तो मतलब अब 1,000 में क्या हो जाएगा? 20,000 जिसके पास है वो शख्स आराम से 20 स्टॉक खरीद सकता है वो। किसी साहब ने अंग्रेजी में सवाल किया, मुफ्ती साहब ने उसको फारसी में जवाब दिए। पहले ही बताया गया था उर्दू में सवाल करना है। अच्छा हाँ, फिर तो क्या है? क्या होगा उसका? 1,000। समझ रहे? 1,000 रुपीज उसका प्राइस हो जाएगा। अब क्या है, सबके लिए आसान है। अच्छा, अभी अगर उसी को 10
हिस्से में तकसीम कर दिया जाए तो कितना होगा? अब उसका प्राइस 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 10 हिस्से में तकसीम कर देंगे तो 500 रुपया हो जाएगा, और ज्यादा सस्ता हो जाएगा, और ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और शेयर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं जी? स्प्लिट। स्प्लिट में इन्वेस्टेड वैल्यू नहीं बढ़ता है, शेयर का वैल्यू कम होता है। समझ रहे? एक की जगह दो हो जाता है, और नंबर ऑफ शेयर, शेयर का वैल्यू कम हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है। अगर हमारे पास पहले 10 स्टॉक रहा हो, कितने का? 10 स्टॉक हमारे पास, हम पकड़ लेते हैं 1,000 रुपये का। ओके, 1,000 रुपये का 10 स्टॉक था। ठीक है, ये हमारे पास 10 स्टॉक है, उसकी प्राइस कितनी थी? 1,000। ठीक है, अभी ये हो गया कितने में? कितना हिस्सा हो गया इसका? ये हो गया, हम पकड़ लेते हैं 5 हिस्से में हो गया। अब इसकी प्राइस क्या होगी? 1,000 का 5, 1,000 का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 1,000 का? 200 रुपया। यस, कितना होगा? 200। और लिक्विडिटी, नंबर ऑफ शेयर बढ़ने के हिसाब से कितने शेयर हो जाएंगे? पहले 10 था, अब कितने हो जाएंगे? कितने शेयर हो जाएंगे? शेयर्स कितने हो जाएंगे अभी? ये 20 वाले लोग कौन है भाई? कोई कह रहा है 20, कोई कह रहा है 25, कोई कह रहा है 5। कम कैसे हो गए? बढ़ना चाहिए। कोई कह रहा है 50। हिसाब लगाओ, जरा हिसाब लगा के बताइए, कोई मसला नहीं। कैलकुलेटर लीजिए, उठाइए, बताइए, कोई हर्ज नहीं। 50 हो जाएगा ना हजरत? आप सीधा सीधा देख लीजिए ना, ये नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10 है। ठीक है, और यहाँ कितने हो गए? 5 इंटू हो गया। इसको क्या कर देते हैं हम? एक्स कर देते हैं इसको। कितना हो जाएगा? 50। हो गया ना? कंपनी का नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया, इन्वेस्टेड अमाउंट उतना ही था जितना था पहले, लेकिन ये नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया, और इसकी कीमत क्या हो गई? घट गई। पहले 10 शेयर थे, अब 50 शेयर हो गए। पहले 1,000 रुपया था, अब 200 रुपया हो गया। ये समझ में आ गया आप हजरात को, स्प्लिट का कंसेप्ट? माशाल्लाह। ओके, अब दूसरा होता है रिवर्स स्प्लिट। दूसरा क्या होता है जी? रिवर्स स्प्लिट। अब इसमें क्या होता है? कंपनी क्या करती है, मतलब उसको लगता है यार ये बहुत सस्ता कंपनी हो गया, 2 रुपये की कंपनी, मतलब एक कंपनी है मिसाल के तौर पर, वो क्या हो गया? उसकी कीमत 2 रुपया है। अब बंदा सोचेगा यार ये 2 रुपये बहुत सस्ता सस्ता हो गया, बेइज्जती हो रही है अपनी कंपनी की, एक काम करते हैं उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। अब उसने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे? रिवर्स स्प्लिट करेंगे। रिवर्स स्प्लिट में क्या होगा कि कंपनी चंद शेयर्स को मिलाकर एक बना देगी। अब 2 रुपया को कंपनी ने क्या ऐलान कर दिया कि आज से हमारा क्या है, कंपनी के स्टॉक का प्राइस 2 रुपया नहीं रहा, अब से 10 रुपया हो जाएगा। तो अब आप बताइए मुझे, यहाँ पर रिवर्स में कितना ये हो गया? हाँ, 5 हो गया। यानी यहाँ मिसाल में तो 50 को 2 हिस्से में तकसीम हो गया, लेकिन जब रिवर्स में अगर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये 25, 25 का स्टॉक था, उसको दोनों को एक जगह मिला के हो गया 50। अब ये 2 2 रुपया कहते, 5 शेयर को मिलाकर क्या हो जाएगा? एक शेयर बन जाएगा 10 रुपया। तो ऐसे ही क्या होता है रिवर्स स्टॉक में, 2 स्टॉक, 5 स्टॉक ऐसे मिलाकर क्या हो जाते हैं? एक स्टॉक बना दिए जाते हैं। कभी कंपनी को लगता है शेयर्स बहुत छोटे हैं, हो गए हैं, तब रिवर्स स्टॉक स्प्लिट लेकर आती है, और कई एक शेयर्स को मिलाकर एक कर देती है, एक ही शेयर कर देती है। ये बहुत कम ही होता है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ये होता है, समझ रहे? ठीक है, ओके।
कॉर्पोरेट एक्शन में स्प्लिट का एक्सवाइजेड कंपनी के शेयर्स एग्जांपल है ये। प्राइस 300 रुपया है। अब कंपनी को लगता है कि ये काफी महंगा हो गया है, तो एक्सवाइजेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्प्लिट कर दिया, मतलब कंपनी के शेयर्स को तकसीम कर दिया। कंपनी एक्सवाइजेड कंपनी के शेयर्स अब देखना होता है कितने हिस्से में तकसीम होगी, एक शेयर को कितने में तकसीम करेगी एक शेयर को। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी अनाउंसमेंट, स्प्लिट का अनाउंसमेंट होगा, तो ये देखना है कि पर शेयर कितने हिस्से में तकसीम हो रही है। तो इसको इस तरह देखा जाता है, 1:4, 1:3, 1:5, 1:2। इसका मतलब एक शेयर को कितने स्प्लिट किया जा रहा है। अगर ये जो ये जो बिंदु है ना, आपको दिख रहा है ना, ये बिंदु, ऐसे जो बिंदु आते हैं ना, समझ रहे। ये जो बिंदु होंगे ना, इस बिंदु से लेफ्ट वाला जो होगा, बिंदु से लेफ्ट वाला जो होगा, ये क्या होगा, असल शेयर होगा। स्प्लिट के अंदर जो लेफ्ट वाला होगा, ये असल होगा। और राइट वाला जो होगा, ये कितने हिस्से में तकसीम हो रहा है वो होगा। अगर ये दोनों बिंदु के बाद अगर 5 दिखा रहा है, तो मतलब क्या है, एक शेयर को 5 हिस्से में तकसीम किया जाएगा। एक शेयर को कितने हिस्से में तकसीम किया जाएगा, 5। अगर यहीं पर 5 की जगह क्या आ जाए, 2 लिख के आ जाए, तो मतलब क्या होगा, एक शेयर को 2 हिस्से में तकसीम होगा। अगर यहीं पर 3 लिख के आ जाए, तो एक शेयर को 3 हिस्से में तकसीम किया जाएगा। अब इसको बोलने के लिए प्रोफेशनल तरीके से कैसे बोलेंगे, 1:4, 1:4, 1:3, 1:5, 1:2। समझ रहे। यानी 1 जो है, ये क्या हो रहा है, ये 4 में तकसीम हो रहा है। और 1 3, यहां पर 1 3 में तकसीम हो रहा है, यहाँ पर 1 5 में, यहाँ पर 1 2 हिस्से में तकसीम हो रहा है। मतलब एक शेयर को कितने में स्प्लिट किया जाएगा, वो यहां पर बताएंगे। ठीक है। अगर आपके पास एक्स वाई जेड जेड कंपनी, किसी कंपनी के 100 शेयर होंगे, तो 1:4 के स्प्लिट के बाद 100x, 100 इंटू क्या होगा, 4:1 डिवाइडेड बाई 400 शेयर्स हो जाएंगे, जो हमने वहां पर एग्जांपल के साथ समझकर आए थे। और अब एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, 300 को डिवाइड करके क्या हो जाएंगे, 5 हिस्से कर देंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 75 पर शेयर हो जाएगा। समझ में आया। ओके। स्प्लिट के बाद कंपनी की फेस वैल्यू भी कम हो जाती है। जब कभी कभी भी स्प्लिट होती है, तो कंपनी क्या होती है, साथ साथ उसकी फेस वैल्यू भी कम होती है। इंपॉर्टेंट डेट्स वही है, अनाउंसमेंट डेट, एक्स स्प्लिट डेट, रिकॉर्ड डेट्स, और उसके बाद क्या है जी, स्प्लिट डेट। समझ रहे। वहां पे क्या था, पेमेंट डेट, जिस दिन पेमेंट हो रहा था। यहाँ पर क्या है, स्प्लिट डेट, मतलब दोनों मिला के एक ही है। ये यहाँ पर एग्जांपल हमने बहुत अच्छे से दिए हैं। 300 शेयर है, 300 को मतलब जितने हिस्से में तकसीम हो रही है उसी के साथ, और हमारे पास जो एक शेयर है उसको पकड़ लिए, पकड़ कर गिन के 300 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो गया, 75 हो गया। अब टोटल शेयर कितने हो गए, 100 इंटू 100x इंटू 4 हो गया कितना, 400। समझ रहे, ये 5 5 कह रहा हूँ, ये 4 है ये, सॉरी। 4 हिस्से में तकसीम हो गया तो 75 हो गया। ये 5 5 बार बार आ रहा है जुबान पे। ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप हजरत को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आ गया बोनस। बोनस जो है, अभी देख लीजिए, बोनस क्या है। जब किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, और कंपनी को कैश की जरूरत हो, और कंपनी चाहती है कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देकर खुश करे, तो ऐसी हालत में कंपनी डिविडेंड कैश की शक्ल में देने के बजाय एक्स्ट्रा शेयर्स दे देती है, जिससे शेयर होल्डर्स भी खुश हो जाते हैं, और कंपनी के पास कैश भी बच जाता है। आप समझ में आ रही है कि एक कंपनी पैसा तो कमा रही है,
लेकिन वो चाहती है कि शेयर होल्डर को खुश करे। लेकिन खुश करने के लिए, उसको देने के लिए, खुश करने के लिए क्या ऑप्शन है कि वो क्या कर दे, कंपनी डिविडेंड दे। अब वो कह रही है यार डिविडेंड कैसे दे सकते हैं हम, हमें खुद को पैसे की जरूरत है। अगर हमें खुद को पैसे की जरूरत है तो जाहिर सी बात है क्या है, हमें अपने पैसे को बचाना पड़ेगा। हमें अगर पैसे को बचाना पड़ेगा, दूसरे तरीके से हमें उनको खुश करना पड़ेगा। तो दूसरे तरीके से कैसे खुश करेंगे, काम करते हैं, इनको बोनस शेयर दे देते हैं। इनको बोनस शेयर्स दे देते हैं। यानी कंपनी आपको एक्स्ट्रा जायद शेयर दे देगी। कंपनी क्या करेगी, आपको एक्स्ट्रा जायद शेयर दे देगी। ओके, अब देखिए बोनस शेयर्स क्या होती है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही देती है और फ्री में देती है। फ्री में देती है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। ये फ्री में देती है इसलिए है क्योंकि एक आता है राइट इशू। राइट इशू क्या नहीं होता है, फ्री में नहीं होता है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है राइट इश्यूज में। लेकिन बोनस इश्यूज में क्या रहता है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई पैसा देना नहीं पड़ता है। कंपनी खुद ब खुद आपको फ्री में शेयर्स तकसीम करती रहती है। इसके लिए भी वही जो अनाउंसमेंट डेट, एक्स डिविडेंड डेट, एक्स बोनस डेट, रिकॉर्ड डेट, बोनस डेट, ये सारी चीजें इसके लिए भी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। इसलिए कंपनी उन्हीं को देगी जिनके पास रिकॉर्ड डेट को, जिनके पास रिकॉर्ड डेट के दिन, रिकॉर्ड डेट के दिन जिनके पास, जिनके डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर्स मौजूद होंगे। अब सुनिए, बोनस शेयर्स कंपनी अपने एग्जिस्टिंग होल्डर्स को देती है, नहीं जिनके पास पहले से शेयर्स है, रिकॉर्ड डेट को उनके पास क्या है, उनके पास उनके शेयर्स मौजूद है। आपके पास किसी भी कंपनी के, XYZ कंपनी के 100 शेयर्स है। अब कंपनी ने अनाउंस किया कि 4:1। अब ये देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया, वहां पर क्या हो रहा था, 1:4 था। यानी पहले जो आ रहा है, पहला नंबर जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम पहले लेंगे, फिर इस टू बोलेंगे, फिर उसके बाद जो बाद वाला नंबर रहेगा वो बोल देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अनाउंस किया कि 4 शेयर के ऊपर एक बोनस शेयर देगी। 4:1 मतलब क्या है, 4 शेयर जिसके पास है, जिन साहब के पास ये 4 शेयर है, उनको एक शेयर बोनस देगी। तो अब आपके पास क्या है, 100 शेयर है। अब क्या है जी, 4 शेयर के ऊपर एक शेयर एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा, 100 शेयर आपको मिल जाएंगे। कौन साहब क्या बोल रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे थे क्या? चले चले। अच्छा कुछ नहीं थे जी। तो अब क्या हो जाएगा, आपके पास तो पहले से 100 शेयर हैं, रहे हैं ना। अभी वो क्या कह रही है, 4 के ऊपर क्या करेगी, जिनके पास 4 नहीं, जिनके पास एक शेयर है, सॉरी, उनको 4 शेयर देगी। समझ रहे, अब ये कितने हो जाएंगे, 500। इसका मिसाल ये 4:1 का मतलब अलग है ये। यानी 4:1 से यहाँ पे थोड़ा सा समझाने में ये हो गया। 4:1 वही है कि 4, जिनके पास 4 देगी, 4 शेयर देगी जिनके पास एक शेयर होगी। यानी इसको जरा उल्टा समझे, जो हम पढ़े थे किसमें, स्प्लिट में क्या पढ़े थे, स्प्लिट में पहला नंबर जो होगा वो होगा इस तरीके से, जिनके पास ये स्टॉक मौजूद है और देगी इतने में, जो बाद वाला नंबर होगा। अब बोनस में क्या है, बोनस में उल्टा है। बोनस में जिनके पास ये दूसरा वाला नंबर है, दूसरा वाला जो नंबर रहेगा, ये नंबर जिनके पास मौजूद होगा उनके ऊपर एक्स्ट्रा ये नंबर मिलेगा। यानी 4:1। ये कंपनी इसी तरीके से ऐलान ऐलान भी इसी तरीके से करती है, समझ रहे। ये जो 4 बोनस जब देगी और डिविडेंड देगी, तो उनका तरीका कार यही होता है। इसलिए मैंने इसको एज इट इज रखा है, चेंज नहीं किया है। अब 4:1 क्या हो गया, मतलब एक के ऊपर आपको क्या मिलेगा, 4 शेयर मिलेंगे। अब आपके पास 100 शेयर तो पहले से है ही, अब एक के ऊपर 4 मतलब क्या हो गया, 4 मजीद मतलब 400 शेयर और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। टोटल मिलके कितने हो जाएंगे, 500 शेयर हो जाएंगे आपके पास। बोनस शेयर के बाद भी कंपनी के प्राइस उतना ही कम होते हैं जितने गुना शेयर बोनस में दिया जाता है। अब इस ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल भी है।
100 इंटू, अच्छा ये नहीं है, ओके। अभी इसको यूं समझिए, ये इस वाले पार्ट को यूं समझिए कि एक कंपनी का कितना था, 100 रुपया, उसका ये था क्या है, प्राइस। अब कंपनी ने क्या कर दिया, ऐलान कर दिया कि उसको 4:1, 4:1 यानी कितना हुआ कि एक के ऊपर, तो एक के ऊपर 4 शेयर मिलेंगे, मतलब उसको क्या में कितना मिलेगा, 500 शेयर। अब जो 100 रुपया कंपनी का क्या है, फेस, जो प्राइस है, क्या वो प्राइस भी 100 रुपया रहेगा? बल्कि नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना गुना? उतना ही गुना जितना गुना उसने क्या दिया है, बोनस दिया है। यानी कितना गुना दिया है बोनस, बताइए? 4 गुना। जितना बोनस दिया है उतना ही कम होगा। बोनस कितना दिया है कंपनी ने? कितने दिया? 4। तो अब 4 गुना कम हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा कंपनी का शेयर प्राइस? 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? कितना होगा जी? 25। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, माशाल्लाह उलमा हजरात है। तो प्राइस की कीमत क्या हो जाएगी? 25 रुपया हो जाएगी। यानी हिसाब से कितना होना चाहिए? 5 गुना। ये जो एक पहले से था आपके पास, वो बचा हुआ है, और 4 गुना उतना ही कम हो गया है। समझ गए? ओके। दूसरा, राइट इश्यूज, हमने बताया ना, राइट इश्यूज। स्टॉक मार्केट में जब कंपनी लिस्ट होती है ना, लिस्ट होने के बाद, उस जब लिस्ट होती है तो आईपीओ में जब क्या करती है, अपना पैसा लेती है, वो लेकर क्या कर देती है, अपने शेयर्स को बेच देती है। अब कंपनी को फिर कभी दोबारा पैसे की जरूरत पड़ती है, आइंदा फिर से दोबारा पैसे की जरूरत पड़ रही है। मिसाल के तौर पर कंपनी ने 25% शेयर्स पब्लिक को दे दिया और 75% अपने पास रख लिए, लेकिन अब उसको फिर से जरूरत पड़ गई, 100 करोड़ की फिर से जरूरत पड़ गई। अब उसने सोचा कि भाई यार क्या करते हैं, काम करते हैं, हम जो है फिर से इन्वेस्टर के पास जाते हैं और इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं। अब उसके लिए क्या तरीका होगा, वापिस से इन्वेस्टर के पास आने के लिए वो दोबारा क्या करेंगे, अपने कुछ शेयर्स क्या करेंगे, बेच देंगे, बेच देंगे। और ये राइट इश्यूज किसको मिलते हैं? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जिनके पास पहले से शेयर्स मौजूद है, उन्हीं को मिलते हैं। अगर उनके बाद बच जाए, मिसाल के तौर पर 10 लोग, ये एक कंपनी है, ABC कंपनी के शेयर होल्डर्स 100 है, ठीक है। अभी 100 में से 80 ने क्या कर लिया, राइट इश्यूज के लिए अप्लाई कर दिया, और 20 ने राइट इश्यूज के लिए अप्लाई नहीं किया। अब ये जो 20 लोगों का जो शेयर्स बचे हुए होंगे, इनके शेयर्स के अंदर आम दूसरे पब्लिक जो शेयर होल्डर नहीं है, वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले राइट इश्यूज में किसको मिलते हैं? जो पहले से इन्वेस्टर है। देखिए, एक आता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, उसमें तो कोई भी आ सकता है। लेकिन जब राइट इश्यूज की बात होती है, तो उसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पहले से शेयर होल्डर हैं, उनको मौका दिया जाता है। वो किसमें, कम प्राइस में खरीदने का मौका दिया जाता है। यानी 100 रुपया कंपनी का शेयर प्राइस है, अभी प्राइस चल रहा है, और कंपनी बोल रही है आप हमसे क्या कीजिए, 100 रुपये की जगह आप हमसे 70 रुपया में हम आपको क्या करेंगे, ये शेयर हम आपको राइट इश्यूज में देने के लिए रेडी है। तो जाहिर सी बात है, जो इन्वेस्टर है उसको दिखेगा कि भाई यार ये तो माशाल्लाह अच्छा है, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ तो ऑलरेडी 100 रुपया चल रहा है, और यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, 70 रुपया में मुझे मिल रहा है। अब कंपनी क्या करती है, राइट इश्यूज में कंपनी क्या कहती है, कहती है कि भाई जिनके पास इतने शेयर होंगे, उनको उतने शेयर दिए। जिन मिसाल के तौर पर किसी के पास
100 शेयर है, तो कंपनी ऐसा नहीं कहेगी जिनके पास 100 शेयर है, ऐसा कहेगी कि 4 शेयर के ऊपर एक राइट इश्यू अप्लाई कर सकते हैं। 4 शेयर के ऊपर 4 शेयर के ऊपर एक राइट इश्यूज अप्लाई कर सकते हैं। कभी कह सकती है 5 के ऊपर एक, कोई बहुत अच्छी जेन्युइन कंपनी है तो वो हो सकता है कह दे कि 10 के ऊपर, कोई हो सकता है कह दे कि 100 के ऊपर एक अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी कंपनी के अपने डिसीजन है। कोई ये भी कह दे कि एक के ऊपर एक कर सकते हैं, जिसके पास एक शेयर है वो एक एक अप्लाई कर सकते हैं, जितना शेयर आपके पास उतना अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी की अपने डिसीजन है वो, समझ रहे आप। तो इस तरीके से वो क्या करती है, पब्लिक से पैसा भी ले लेती है और किसी किस्म के कर्जे में नए डेब्ट से बच जाती है। और शेयर होल्डर्स को क्या मिल जाते हैं, जो मार्केट की जो कीमत है उससे कम पैसे में शेयर्स मिल जाते हैं। समझ रहे। समझे। बोनस देने का फायदा ये होता है क्योंकि बोनस में जाहिरी तौर पर आपके पास तो 5 गुना हो गया हजरत। जैसे मिसाल के तौर पर बोनस का शेयर, बोनस वाले साहब, अनवर साहब आपका सवाल अच्छा है। बोनस उसने क्या दिया, बोनस का उसने दिया 4:1। आपके पास कितने शेयर थे, 100। अब वो क्या हो गया, 500। तो जाहिरी तौर पर कितना दिख रहा है, ये कितना गुना हो गया, ये शेयर्स 5 गुना हो गया। जाहिरी तौर पर कितना गुना दिख रहा है, ये 5 गुना। यानी क्या कह रही है, हम 5 गुना कम नहीं कर रहे, बल्कि हम 4 गुना कम कर रहे हैं। 1 गुना तो आपके पास जो पहले से था वो आपका बचा हुआ है, हम 4 गुना कम कर रहे हैं। यानी फिर भी फायदे में रहते हैं, थोड़ा सा क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। समझे आप। अच्छा, राइट इश्यू समझ में आया। राइट इश्यू समझ में आया कि नहीं, जल्दी जल्दी बताइए। राइट इश्यूज बोनस इश्यूज वाला सवाल दोनों समझ में आया कि नहीं, दोनों बताइए। ओके। दूसरा, बाईबैक। कंपनी अपने शेयर होल्डर से क्या करती है, खुद ही शेयर को दोबारा खरीद लेती है ताकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स की तादाद कम हो जाए और शेयर प्राइस पर पॉजिटिव असर हो। कभी कभार क्या होती है, कंपनी को लगता है कि हमने पहले तो क्या कर दिया, राइट इश्यूज दे दिए, बोनस इश्यूज देकर, और दुनिया भर के क्या कर दिया हमने, शुरू में जब आईपीओ लाया तब भी हमने ज्यादा पब्लिक के हाथ में दे दिए। फिर उसके बाद जो है वापिस से राइट इश्यूज लेके आ गए, कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन की वजह से पब्लिक के पास क्या हो जाते हैं, होल्डिंग ज्यादा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी के पास खुद के पास जो है 40% है, पब्लिक के पास 60% है। ये ऐसा भी होता है कभी कभार पब्लिक के पास ज्यादा हो। तो ऐसा कंपनी को जब लगता है कि, या फिर कम ही हो, मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो चाह रही है कि जितना सरकार ने अलाउड किया है, जितना देना जरूरी है उतना ही देंगे, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे, हमने पहले गलती से दे दिए थे, अब हम हमारे शेयर्स को क्या करते हैं, वापिस लेके आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करती कंपनी, अपने शेयर्स को दोबारा खरीद लेती है। तो उसको क्या कहते हैं, बाई बैक। उसको क्या कहते हैं, बाई का मतलब खरीदना, बैक का मतलब वापिस, दोबारा वापिस खरीद लेती है, समझ लीजिए। ठीक है। मर्जर, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करती है, एक हो जाती है, शामिल हो जाती है। समझ रहे, मर्जर के बारे में अभी तो बात करके आया। एक्विजिशन, ये क्या है, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, खरीद लेती है, इसे कंपनी का टेक ओवर भी कहा जाता है। कंपनी ने क्या कर लिया, फला कंपनी को टेक ओवर कर लिया। हम क्या सुनते हैं ना अक्सर, टाटा ने फला कंपनी को टेक ओवर कर लिया, अडानी साहब ने जो है एनडीटीवी को टेक ओवर कर लिया, ऐसे सुनने में आता है ना। तो ये क्या होता है, एक्विजिशन हो जाता है, एक्वायर करना कहते हैं इसको। यानी उस पूरी कंपनी को खरीद लिया, समझ रहे हो। स्पिन ऑफ, जब कंपनी अपने किसी बिजनेस यूनिट को अलग एंटिटी के रूप में एस्टेब्लिश करती है और अपने शेयर होल्डर्स को नए एंटिटी के शेयर्स देती है। यानी एक कंपनी क्या करती है, एक कंपनी है,
जैसे एक कंपनी थी मिर्जा, उसने अपने एक नया ये किया था, मतलब एंटिटी के साथ अपना एक ये किया था, जिसका नाम था रेड, रेड कुछ तो भी उसका नाम था, उस अभी याद नहीं आ रहा है मुझे। एक सेकंड। किसी को याद आ रहा है? रेड टेप, यस रेड टेप। रेड बुल नहीं, रेड टेप, रेड टेप, यस। तो रेड टेप के नाम से उसने क्या किया था, अ, एक नए एंटिटी के साथ उसने अपनी कंपनी को ये किया था। उसको क्या कहते हैं, स्पिन ऑफ। यानी कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस तो वही हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो क्या करती है अपने एतबार से दूसरे उसके एक नया अलग बताती है कि भाई इसका एक बिजनेस, अलग मुस्तकिल एक बिजनेस है, और ये ऐसा है ऐसा है। और इसको एक नया क्या करती है, अपने हिसाब से लिस्ट करती है, और कहती है जिनके पास फला कंपनी का शेयर रहेगा उसको हम दे देंगे। जैसे मिर्जा की मैंने मिसाल दिया, मिर्जा ने क्या किया, उसके उसका जो शेयर है, उनके शेयर होल्डर्स को रेड टेप के भी शेयर दे दिया था। जितने शेयर मिर्जा के थे उतने ही शेयर रेड टेप के भी दिया था उसने। तो ये इसको क्या कहते हैं, स्पिन ऑफ। ओके। फेस वैल्यू क्या होता है, मैंने थोड़ा बहुत वहां बताया था, आप दोबारा एक बार देख लीजिए, यहाँ पर पूरा तफसील से है। एक शेयर को नॉमिनल या ओरिजिनल वैल्यू जो कंपनी उसके इशुएंस के टाइम क्या करती है, डिसाइड करती है। यानी जब कंपनी इशू होती है, प्राइ, प्राइमरी मार्केट में जब लिस्ट होती है, तो उस वक्त क्या करती है, प्राइमरी मार्केट में लिस्ट होते वक्त उसका एक ओरिजिनल प्राइस होती है, उस प्राइस को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। जब कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है वक्त एक खास प्राइस पर इशू करती है, और कंपनी के उन शेयर्स को जिस प्राइस पर इशू करती है, उस प्राइस को क्या कहते हैं जी, फेस वैल्यू। वो आमतौर पर 10 रुपया होते हैं। इनिशियल शेयर्स मेनली कंपनी फाउंडर्स एंड प्रोमोटर्स के पास होते हैं, जिनको आईपीओ में सेल करके फंड कलेक्ट करते हैं, ये तो हमको मालूम है। आमतौर पर कंपनीज अपने फेस वैल्यू 10 रुपए रखती है, ये भी अभी बताए हुए है। आईपीओ में कंपनी अपने शेयर्स के प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा रख सकती है और सेल कर सकती है। ठीक है। अब देखिए ये असल है, इसको मैं दूसरे किसी कलर से करना भूल गया। फेस वैल्यू से ज्यादा की कीमत को आईपीओ का प्रीमियम कहा जाता है। फेस वैल्यू से ज्यादा की कीमत को क्या कहा जाता है, आईपीओ का कीमत कहा जाता है। समझ रहे? यानी एक कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया, और वो मार्केट में लिस्ट कितने में हो रही है, मार्केट में उसका मतलब फेस वैल्यू उसका 10 रुपया है, और उसका क्या हुआ, मार्केट में जो फ्लैट प्राइस हमने पढ़े थे ना, कौन सा प्राइस बताइए, याद है किसी को, फ्लैट प्राइस और दूसरा फ्लोर, याद है किसी को, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? दो प्राइस थे। क्या है नाम तो बताइए, ये जी नहीं, कैप प्राइस, फ्लोर प्राइस, यस। दो, दो प्राइस, यस। माशाल्लाह याद है सबको, बहुत अच्छा, माशाल्लाह सबको याद है। तो ये जो कंपनी डिसाइड करती है, कैप प्राइस और फ्लोर प्राइस जो डिसाइड करती है, इसको क्या कहते हैं, प्रीमियम, आईपीओ का प्रीमियम। ठीक है। और उसके ऊपर जितना भी फेस वैल्यू के ऊपर जितना रहता है, इसको क्या कहते हैं, आईपीओ का प्रीमियम। नोट, फेस वैल्यू मार्केट प्राइस को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। फेस वैल्यू जो होता है, ये बस कंपनी अपनी समझ के एतबार से बनाती है। वो शेयर होल्डर्स का उससे कोई खास लेना देना नहीं होता है। डिविडेंड्स को फेस वैल्यू के बेसिस बेसिस पे डिक्लेयर किया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। डिविडेंड जब ये होती है ना, तो उसको फेस वैल्यू के हिसाब से किया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू को। फेस वैल्यू को एडजस्ट किया जाता है जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट या रिवर्स स्प्लिट अनाउंस करती है। जैसे कंपनी अगर अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही है, तो क्या होगा, फेस वैल्यू भी स्प्लिट हो जाएगा। कंपनी अगर रिवर्स स्प्लिट हो रही है, तो उसका फेस वैल्यू भी रिवर्स हो जाएगा। पहले अगर 5 रुपया रहा होगा, और उसके बाद अगर बस ये हो रहा है, दो दो शेयर मिलकर एक हो रहे, तो अब क्या हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अब देखिए, एनालिसिस क्या है। अभी हम लोग कोई भी कंपनी जब हम इन्वेस्ट करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। एनालिसिस का मतलब क्या है जी, तज्जिया करना।
एनालिसिस का मतलब तज्जिया। एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज या सिचुएशन को डिटेल में स्टडी करके उसके कंपोनेंट्स को समझा जाता है और उन्हें इंटरप्ट किया जाता है। जो मैंने एक लफ्ज में आपको बता दिया, आपके अपने अल्फाज में तज्जिया करना कहते हैं उसको। तफसील से उसकी हर एक बारीकी को मद्देनजर रखते हुए उस पर गौर और फिक्र करने को क्या कहते हैं? एनालिसिस करना कहते हैं। इस प्रोसेस का मकसद होता है कि हम उस चीज या सिचुएशन के बारे में ज्यादा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सके, यानी पूरी मालूमात और समझ हासिल कर सके। ठीक है। एनालिसिस किसको कहते हैं? एनालिसिस चार तरीके का होता है। नंबर एक, बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस क्या होता है? किसी भी कंपनी के बिजनेस को, वो कंपनी कौन सी बिजनेस करती है, क्या बिजनेस करती है, इसको पूरा डिटेल में क्या करना है, स्टडी करना है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है कि टाटा मोटर, चलिए टाटा मोटर हम नाम ले दिए, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको खरीदने लग जाना, क्योंकि ये लफ्ज ये सब आम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इनका मिसाल एग्जांपल देने में नुकसान नहीं है, इसलिए दे देते हैं। टाटा मोटर है। अब हम टाटा मोटर के बिजनेस क्या है देखेंगे कि ये बिजनेस कौन कौन सी बिजनेस करता है, क्या क्या है इसमें। मोटर गाड़ी बनाती है, पार्ट्स, गाड़ी के पार्ट्स भी बनाती है कि नहीं, फोर्जिंग भी करती है कि नहीं, गाड़ी के लाइट्स किससे, लाइट्स कहाँ से आते हैं नहीं आते, ये सारा क्या होता है, बिजनेस को डिटेल में स्टडी करने को क्या कहते हैं? बिजनेस। उसकी जो भी तिजारत के जो भी पूरी स्टडी अच्छे से स्टडी करने को क्या कहते हैं? बिजनेस एनालिसिस। क्या कहते हैं? बिजनेस का तज्जिया करना। दूसरे नंबर पर लिटरेसी एनालिसिस। इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स है ना कंपनी के, उसको डिटेल में एनालिसिस होता है। कंपनी के अनाउंसमेंट्स हो गए, न्यूज़ेस हो गए, न्यूज हो गया, उसके बाद आपके कंपनी के जो न्यूज वगैरह आ रहे हैं इनको एनालिसिस करना, कंपनी के ऊपर कुछ एक्शंस हो रहे नहीं हो रहे, डॉक्यूमेंट, जिस जमीन पर कंपनी के उसके इंडस्ट्री वगैरह है, प्रोजेक्ट है, तो वो सही है नहीं है। ये लिटरेसी यही है कि उसकी पूरी क्या है, डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से एनालिसिस कर लिया जाए। ये दूसरे तरीके ये। अच्छा, हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये सब जरूरी है। दूसरे एनालिसिस, अगर आपको कहा जाए कि एक मरीज का एनालिसिस करना है, तो वहां पर बिजनेस एनालिसिस नहीं करना है, वहां पर मरीज का एनालिसिस करना हो तो होगा। कहा जाए कि घरेलू झगड़ा है और उस घर का झगड़ा, वहां का एनालिसिस अलग होगा, यहाँ यहाँ का एनालिसिस अलग है। ठीक है। तीसरा क्या है, फाइनेंशियल एनालिसिस। अब कंपनी बिजनेस तो कर रही है, लेकिन कंपनी खुद कमा रही है कि नहीं कमा रही है? अगर खुद ही कंपनी नहीं कमा रही तो हमें क्या देगी कंपनी? जाहिर सी बात है। तो कंपनी खुद कैसे कमा रही है, उसके खुद के ऊपर कर्जा कितना है, डेप्थ कितना है, ये सारी चीजें भी मालूम होना जरूरी है। तीसरी चीज क्या है, डाटा एनालिसिस। अब क्या होता है, कंपनी वर्चुअल दुनिया पर, समझ रहे, तो वर्चुअल उसका एक डाटा भी रहता है कंपनी का, वर्चुअल उसका एक डाटा रहता है, इसकी भी एनालिसिस होती है। तो अभी ये जो तीन है ना, बिजनेस, लिटरेसी, तीनों मिलके इन क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। इनको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल एनालिसिस। इनको क्या कहा जाता है जी? फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा, और ये जो वर्चुअल डाटा कलेक्शन जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जी? टेक्निकल एनालिसिस। एक कंपनी को, अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, तो टेक्निकल एनालिसिस जस्ट सिर्फ और सिर्फ जो काम आता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, या हमने जिन हमारे असاتذہ से पढ़े हैं, हमारे खुसूसन हमारे डॉक्टर फैसल जैदी साहब है, और हमने जिनसे, इसके अलावा हमने जिनसे जिनसे पढ़े हैं, तो इनका मानना है कंपनी के जो फंडामेंटल का रिएक्शन टेक्निकल में होता है, बल्कि पूरी दुनिया का मानना है। वॉरेन बफेट हो गया, वॉरेन बफे है, और दुनिया जितने भी बड़े बड़े, विजय केडिया, और बड़े बड़े जितने इन्वेस्टर्स वगैरह है, राकेश झुनझुनवाला, मुकेश अग्रवाल, और ऐसे जितने बड़े बड़े ये है, आशीष कचोलिया वगैरह जैसे जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, इन सब का मानना है कि फंडामेंटल एनालिसिस का रिएक्शन, रिफ्लेक्शन कहाँ होता है? टेक्निकल एनालिसिस में होता है।
हमारे मार्केट में आपको 90% लोग देखेंगे कि टेक्निकल के पीछे भाग 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 रहे हैं। मतलब टेक्निकल, इतना टेक्निकल के बगैर कुछ भी समझ में नहीं आता है उनको, समझ रहे? तो ये सारी चीजें क्या होती है कि टेक्निकल से ज्यादा फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल का। लेकिन फंडामेंटल एक बहुत डिटेल एनालिसिस होती है, जिसके लिए अंग्रेजी जुबान की भी जरूरत होती है। अच्छी खासी अंग्रेजी आने भी चाहिए होती है। अच्छी खासी से मुराद इतनी अंग्रेजी आ जाए कि आप जब पढ़े तो उसका तर्जुमा उठा सके, या तर्जुमा उठा भी ना सके तो कम से कम खुद को समझ में आ जाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं और उसमें बताया क्या जा रहा है, समझ रहे? एक नंबर्स जो है, फाइनेंशियल जो है, इसमें एक चीज है, इसमें सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस में नंबर्स को जब एनालिसिस होती है तो उसमें बहुत ज्यादा अंग्रेजी की भी जरूरत नहीं पड़ती, और ना बाकी लिटरेसी हो गया, बिजनेस हो गया, इसके लिए बहुत ज्यादा अंग्रेजी की जरूरत पड़ती है। तो टेक्निकल एनालिसिस जस्ट फॉर एंट्री एंड एग्जिट, कहाँ पर एंट्री करना है, लेकिन कौन सी कंपनी में एंट्री करना है, ये हमें कौन बताता है? फंडामेंटल। लेकिन हम लोग जो है फंडामेंटल थोड़ा तवील है, इस वजह से हम आखिर में हमने फंडामेंटल को रखे हैं। और कहते हैं ना कि इम्तिहान में उस सवाल को जल्दी से हल कर लो जो सबसे आसान है, तो इसलिए हमने टेक्निकल बहुत आसान है, बहुत मामूली चीज है, उसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, बहुत मामूली चीज है, बहुत ही मामूली चीज है टेक्निकल। बस आपको एक ग्राफ है आपके सामने, उस ग्राफ को थोड़ा बहुत देखने आ जाना चाहिए, उतना ही है टेक्निकल। बट फिर भी लग जाता है उसमें 2 ढाई 3 महीना लग ही जाता है टेक्निकल एनालिसिस में भी। उसके अंदर भी हमने बेसिक एडवांस दो अलग अलग पार्ट कर दिए हैं। तो आप हजरात इंशाल्लाह खूब दिलजमई के साथ रहें, खूब तैयारी के साथ रहें, इंशाल्लाह आगे हम लोग जो है और अच्छे से लेवल 2 में जाना है हमें, और अच्छे से सीखना है, हमें पढ़ना है। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा एग्जाम भी होने वाला है, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम अभी आपको 1 मिनट में बता रहे हैं। चलिए इसी में बता देते हैं, ताकि दोबारा कोई साहब सुनना चाहे तो आखिर में सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग में। सबसे पहली चीज तो ये है, अफान साहब आपने मुझे ये भेज दिए थे क्या? मुफ्ती साहब आ गया, मुफ्ती साहब जी मौजूद है? फरमाइए। जी। जरा इम्तिहान वगैरह के सिलसिले में ऐलान कर दीजिए, कैसा रहेगा? मेरी आवाज़ जा रही है? जी आ रही, आ रही। मैं थक गया हूँ, आप ही बता दीजिए जरा। और ये आपका डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा, तो 1 मिनट और सही थक जाए और नहीं नहीं, हमने अपना काम कर दिए। अब आप अपना काम कीजिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। हमने बचपन में ये पढ़े हुए थे। अच्छा। ठीक, इंशाल्लाह आप हजरात गौर से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ जा रही है मेरी? वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हजरत। जी हजरत, आपका माशाअल्लाह ये सेशन शायद 8 सेशन हो गए हैं, और आपका एक मरहला जो है तकमील को पहुंचा, यानी लेवल 1 जो है आपका मुकम्मल हो गया है यहाँ। तो इसके बाद से इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेवल 2 में हम लोग टेक्निकल की पढ़ाई करें।